वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। उस ऑपरेशन का नाम बताएं जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के एक भाग को काटकर बाहर कर देते हैं और इसमें एक ओपनिंग बनाते हैं। देखिए, ये NPCIL स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और BCCL स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया था। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कोलोस्टोमी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, कोलोस्टोमी। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एब्डोमेन वॉल के द्वारा स्किन सरफेस पर लार्ज इंटेस्टाइन अथवा कोलोन की ओपनिंग करना कोलोस्टोमी कहलाता है। एब्डोमेन वॉल के द्वारा स्किन सरफेस पर लार्ज इंटेस्टाइन अथवा कोलोन की ओपनिंग करना कोलोस्टोमी कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप लोग इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, समझ लें। क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। नर्स एक पेशेंट जिसमें बोवेल ट्यूमर के लिए एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेशन हुआ है, उसकी कोलोस्टोमी को असेस कर रही है। निम्न में से कौन सा असेसमेंट इंडिकेट करेगा कि कोलोस्टोमी ने फंक्शन करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये ESI स्टाफ नर्स 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली। तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसे कई बार क्वेश्चन को पढ़ें, बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप आंसर दें, तुक्का मत लगाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का चल जाएगा, वहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल पर नहीं बैठे। अभी आप चाहे जितनी बार गलती करें, आप बार बार रिवाइज करेंगे तो 100% क्वेश्चन रट जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, द पैसेज ऑफ फ्लेटस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। कोलोस्टोमी के बाद स्टोमा से गैस अर्थात फ्लेटस का निकलना शुरू होना इसको कन्फर्म करता है। कोलोस्टोमी के बाद स्टोमा से गैस अर्थात फ्लेटस का निकलना अर्थात शुरू होना इसको कन्फर्म करता है कि कोलोस्टोमी के बाद पुनः पेरिस्टल्सिस शुरू हो गई है। पुनः पेरिस्टल्सिस शुरू हो गई है। अगला पॉइंट है कि यह प्रायः कोलोस्टोमी के 72 घंटों के बाद होता है। यह प्रायः हमेशा क्या होता है कि कोलोस्टोमी के 72 घंटों के बाद ऐसा होता है। अतः तब तक नर्स को मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तब तक नर्स को मुंह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट्स बना लें। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अच्छे से समझें, पढ़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन इसी वजह से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लेन के जरिए आपको समझ में आ जाए, और एक्सप्लेन जब होता है तो एक्सप्लेन से और भी कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से एक्सप्लेन हम ज़रूर रखते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एक हेमोराइड वाला मरीज नर्स से इस समस्या का कारण जानना चाहता है। एक हेमोराइड वाला जो मरीज है वो नर्स से इस समस्या का कारण जानना चाहता है। नर्स एक्सप्लेन करती है कि यह सामान्यतया निम्न के परिणाम स्वरूप होती है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए, BSF स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ये किसके कारण होता है। ईटिंग स्पाइसी फूड खाने से, डायबिटीज, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है, कॉन्स्टिपेशन। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। डिफिकेशन के समय क्रोनिक स्ट्रेनिंग, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, हैवी लिफ्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग तथा सिटिंग और पोर्टल हाइपरटेंशन
हेमोरॉइड के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। देख लिया, ये सभी जो है वो हेमोरॉइड के लिए क्या है, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी हेमोरॉइड के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ लें, चाहे नोट्स बना लें आप, या तो वीडियो को रोक कर पढ़ें, या बार बार इसे रिवाइज कर लें ताकि ये कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द हिप बोन, आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। DSSB PHN 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई दी हिप बोन, हिप बोन को आइडेंटिफाई करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इनोमिनेट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, इनोमिनेट। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि हिप बोन जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से बनी होती है, हिप बोन जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से बनी होती, उसे इनोमिनेट बोन कहा जाता है, अथवा पेल्विक बोन अथवा कॉक्सल बोन भी कहा जाता है। इसको देखिए कई नामों से जाना जाता है। जो आपकी हिप बोन है जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से बनी होती है, इसे इनोमिनेट बोन कहा जाता है, अथवा पेल्विक बोन के नाम से भी आप इसे जानते हैं, कॉक्सल बोन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसे इन तीनों नामों से जान सकते हैं आप। ठीक है, इसे पुकारा जाता है, कॉक्सल बोन भी आपको कहा जाता है, पेल्विक बोन भी कह सकते हैं आप इसे, और इनोमिनेट बोन भी कहा जाता है। तीनों ऑप्शन में शायद अगर इनोमिनेट बोन ना होता तो आपका पेल्विक बोन होता, और अगर पेल्विक बोन भी ये दोनों ना होते तो यहाँ पे कॉक्सल बोन होता। ठीक है, तो यही राइट होता ऑप्शन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से तभी आंसर दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड, गेस करें क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, RPSC राजस्थान स्टाफ नर्स 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। विच कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, स्कैफोइड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, स्कैफोइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। रिस्ट अर्थात कलाई की प्रॉक्सिमल रो, जो रिस्ट होती है आपकी कलाई होती है, इसकी प्रॉक्सिमल रो में स्थित लार्जेस्ट कार्पल बोन को स्कैफोइड बोन कहा जाता है। लार्जेस्ट कार्पल बोन जो होती है उसको स्कैफोइड बोन कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है कि कार्पल बोन में होने वाले, कार्पल बोन होती है उसमें होने वाले जो 70% फ्रैक्चर होते हैं वो स्कैफोइड बोन में ही होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका कि जो कार्पल बोन में होने वाले जो 70% जो फ्रैक्चर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्कैफोइड बोन में ही होते हैं। जो आपकी स्कैफोइड जो बोन्स होती है, हड्डी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर इसी में होते हैं, 70%। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन है एम्पुटेशन इज फुट इज इंडिकेटेड इन, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। एम्पुटेशन ऑफ फुट इज इंडिकेटेड इन। देखिए इग्नू पोस्ट BSc नर्सिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्पुटेशन ऑफ फुट इज इंडिकेटेड इन, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आप पढ़ चुके हैं, शायद हमने कल भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए गैंग्रीन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, गैंग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लेते हैं कि प्रायः सर्जरी के माध्यम से, हमेशा क्या होता है कि सर्जरी के माध्यम से और कभी कभार ट्रॉमा के कारण लिम्ब हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, अथवा किसी आर्गन को हटाना एम्पुटेशन कहलाता है। प्रायः सर्जरी के माध्यम से और कभी कभार ट्रामा के कारण लिम्फ हो गया, आपके लिम्ब हो गए, जो होंठ है आपके, बॉडी पार्ट हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट है, अथवा किसी आर्गन को हटाना एम्पुटेशन कहलाता है। वैसे जो ये आपका लिम्ब दिया हुआ है यहाँ पे, लिप्स नहीं, मैंने होठ बोल दिया सर गलती से। ठीक है, यहाँ पे लिम्ब है। ठीक है, लिम्ब का मतलब वैसे होता है, आप सभी को पता है कि लिम्ब का जो अर्थ है वो मतलब होता है। ठीक है, अनुवाद, या फिर अगर यूँ कहें
तो ये एन आर्म हो जाएगा और लेग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, ठीक है, लिम्ब, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स का पार्ट हो, चाहे वो किसी ह्यूमन मनुष्य का पार्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिम्ब में तो अगर ब्रिटिश इंग्लिश में अगर इससे बात की जाए, ठीक है, तो लिम्ब इन ब्रिटिश इंग्लिश में तो इसे एन आर्म का हो जाएगा, या फिर लेग हो सकता है, एंड दी एनालॉगस पार्ट ऑफ एन एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, या विंग्स हो सकता है, पंख भी हो सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉडी पार्ट अथवा किसी ऑर्गन को हटाना एम्पुटेशन कहलाता है। चलिए हम अगला पॉइंट देखिए, सर्जरी के माध्यम से एम्पुटेशन करने के इंडिकेशन मेडिकल इलनेस, मलिग्नेंसी, कुछ वस्कुलर बीमारियां व फिर गैंग्रीन बनना होता है। बहुत से लोग इसे जो लिम्ब लिखा है इसको अवयव भी बोल देते हैं, अवयव, जैसे हिंदी में ये हो गया अवयव, ठीक है, अवयव भी बोल देते हैं। तो इसे एक बार और देख लें कि प्रायः सर्जरी के माध्यम से और कभी कभार ट्रामा के कारण लिम्ब बॉडी पार्ट अथवा किसी आर्गन को हटाना एम्पुटेशन कहलाता है। अब यहाँ अगला पॉइंट है कि सर्जरी के माध्यम से एम्पुटेशन करने के इंडिकेशन मेडिकल इलनेस, मलिग्नेंसी, कुछ वेस्कुलर बीमारियां व गैंग्रीन बनना होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। उस फ्रैक्चर का टाइप क्या है जो बच्चों में होता है तथा जिसमें बोन्स मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए CCRS आयुष मिनिस्ट्री स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उस फ्रैक्चर का टाइप क्या है जो बच्चों में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बोन्स मुड़ जाती बट टूटती नहीं है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। हड्डियाँ मुड़ तो जाती हैं बट टूटती नहीं है, इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन। बोन के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से तात्पर्य बोन की एक बो शेप्ड डिफॉर्मिटी होना होता है। बोन के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से तात्पर्य बोन की एक बो शेप्ड डिफॉर्मिटी होना होता है, जिसमें ट्रामा इतना ही होता है कि बोन मुड़ जाती है। बोन्स क्या होती है, मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन स्टिक। अब यहाँ पे इट इज सीन इन चिल्ड्रेन, यहाँ पे देखिए ESP इन दी अल्ना और फिबुला, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ESP लिखा हुआ है इसका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कह सकते हैं इसे हम ESP, ठीक है, क्योंकि ये ESP डॉट लगा हुआ है, ठीक है, इसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, इन दी अल्ना और फिबुला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपकी स्क्रीन पर है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पॉट्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पॉट्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एंकल, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है, एंकल। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लेते हैं कि लेटरल लेग बोन अर्थात फिबुला के एंकल जॉइंट के पास डिस्टल एंड के फ्रैक्चर को पॉट्स फ्रैक्चर कहा जाता है। लेटरल लेग बोन अर्थात फिबुला के एंकल जॉइंट के पास जो डिस्टल एंड के फ्रैक्चर को पॉट्स फ्रैक्चर कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। कोलिस फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ दी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ग्रेड सेकेंड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे और देखिए ये SSB DD एंड DNH नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2 बार 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कोलिस फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ दी, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डिस्टल एंड
ऑफ रेडियस। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि लेटरल आर्म बोन अर्थात रेडियस के रिस्ट जॉइंट के पास, लेटरल आर्म बोन अर्थात रेडियस के रिस्ट जॉइंट के पास डिस्टल एंड का 50 वर्ष के बाद होने वाला फ्रैक्चर जो फैले हुए हाथ गिरने से होता है, इसे कोलेस फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, अब इसे एक बार और देख लीजिए कोलेस फ्रैक्चर किसे कहा जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेटरल आर्म बोन अर्थात रेडियस के रिस्ट के पास, ठीक है, आपके कलाई के जो रिस्ट के जॉइंट के पास जो होता है, रिस्ट जॉइंट जो कलाई के पास होता है, डिस्टल एंड का 50 वर्ष के बाद होने वाला जो फ्रैक्चर है जो फैले हुए हाथ गिरने से होता है, जो फैले हुए हाथ गिरने से होता है, उसे कोलेस फ्रैक्चर कहा जाता है।